तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा के इस डॉक्टर्स डे स्पेशल ये अधिवेशन में। लगातार तमाम डॉक्टर्स को आप सुन रहे हैं, डॉक्टर्स के सामने जो चैलेंजेस थे, जिन चुनौतियों का सामना उन्होंने किया और किस तरीके से आपकी जान को उन्होंने बचाया, और जो सबसे बड़ी चुनौती उनके सामने थी उसको फेस करते हुए वो आगे कैसे बढ़े हैं, इस पर लगातार चर्चा जारी है। फिलहाल इस सत्र में मेरे साथ दो डॉक्टर्स और जुड़ रहे हैं। पहले उनका मैं परिचय आपसे करवा देता हूं। डॉक्टर विजय दहिया जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीएमओ हैं यमुनानगर के। डॉक्टर विजय दहिया जी, बहुत स्वागत है आपका। और इसके अलावा डॉक्टर रजत जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि हैं डीएम कार्डियोलॉजिस्ट, केयर पार्टनर यमुनानगर से। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। डॉक्टर विजय दहिया जी, मैं आपके पास आता हूं। पहले डॉक्टर विजय दहिया जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सैल्यूट है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोगों ने कोरोना काल के बीच में अपनी जो सेवाएं हैं वो दी, और उसके अलावा लोगों को उन तमाम मुश्किलात से बाहर निकाला, और आज इस वजह से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो केसेस हैं वो बहुत कम हुए। लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते आज डॉक्टर्स डे है, कैसे इसको देखा जाए और सबसे बड़ा चैलेंज आप लोगों के सामने क्या था, कैसे इन सारी चीजों को आप लोगों ने मैनेज किया? डॉक्टर विजय दहिया जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इस डॉक्टर्स डे के ऊपर उन्होंने हमें सभी डॉक्टर्स को याद किया है, और जो हमारा जो भी विषय रहा उसको साझा करने का एक मौका दिया है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब लॉकडाउन घोषित हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 2020 में, तो देश में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि यदि हम पूरे वैश्विक स्तर पे हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम का जो स्तर था वो 100 के बाद शुरू होता था। और ऐसी अवस्था में जहां डेवलप्ड कंट्री में जिनका हेल्थ केयर सिस्टम विश्व में 1, 2, 3, 4 नंबर पे पायदानों पर था, वहाँ की भी स्वास्थ्य सेवाएं जो है वो व्यवस्था चरमरा गई थी। तो एक बहुत बड़ा डर भी था, और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि इस समय के जो डॉक्टर्स हैं इन्होंने कभी भी इस तरीके के पेंडेमिक में काम नहीं किया था, और तो स्वयं का भी बहुत बड़ा खतरा था। जहां हमारे व्यक्ति को कह रहे थे कि 2 गज की दूरी, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात कर रहे थे कि मरीजों से दूर रहो, वहाँ साथ साथ हमें डॉक्टरों को ये दिशा निर्देश देने पड़ रहे थे कि आप ठीक है पीपी किट डालिए, अपनी स्वयं की प्रोटेक्शन लीजिए, लेकिन आपको मरीज के बहुत नज़दीक जाना पड़ेगा, उसका सैंपल लेना पड़ेगा, उसकी सक्शन करनी पड़ेगी, उसके बाकी जो केयर होती है वो बहुत क्लोज से जाके करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डर था, और इस डर में काफ़ी डॉक्टर्स की डेथ भी हुई है। तो संक्रमण है, ये किसी को नहीं देखता, किसी जाति को नहीं देखता, धर्म को नहीं देखता, किसी की जो आर्थिक स्थिति है उसको नहीं देखता। तो और डॉक्टर इस बीमारी से भली भांति परिचित थे। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन सभी लोग मिलकर साथ आए, जो स्वयंसेवी संस्थाएं साथ आई, सरकार का पूरा सहयोग रहा, सरकार के दिशा निर्देश रहे। एक ऐसी अवस्था से जहाँ पे पूरे देश में कुल गिनी चुनी आज स्थिति है हरियाणा में, यदि हम बात करें तो लगभग हर जिले में RT-PCR की लैब है। पीपी किट नहीं थी, वो पीपी किट्स आई, मास्क, सभी चीज़ों का प्रचलन एक नया चैलेंज था पूरे देश के सामने। लेकिन पूरा जो साल था 2020 का, इस अवस्था से हम लोग निकले। फिर दूसरा दौर आया, दूसरा जो है वेव आई, जिसमें पहले से ज़्यादा जो है वो डेथ्स भी हुई। लेकिन कुल मिला जुला करके भी उस अवस्था से भी पूरा का पूरा जो है प्रदेश भी, देश भी और जिला भी बाहर निकला। इसमें सभी लोगों का बहुत बड़ा सहयोग रहा, और यदि हम अब इसको याद करते हैं तो कई ऐसे समय भी याद आता है कि जब किस तरह से भ्रामक स्थिति में, परेशानी के दौर में सभी के सभी, और करें क्या ऐसी अवस्था से, किस तरह से सब लोगों ने जूझे और उससे धीरे धीरे बाहर निकले। तो अब थोड़ा सा सुकून भी मिलता है कि केसेस काफी कम हैं। जिले की बात करें तो कुल 47 हमारे पास एक्टिव केसेस हैं, और जो नए केसेस है वो 4-5 की स्थिति में आ रहे हैं। तो थोड़ा सा सुकून भी महसूस। डॉक्टर विजय दहिया जी, कोविड काल के दौरान और उसके बाद भी, और हमारी ओपीडी के कार्यक्रम के भी माध्यम से मैं कई बार आपके साथ जुड़ा हूं, और हालांकि डॉक्टरी से रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके साथ मेरे रहे हैं, दर्शकों के सवाल रहे हैं, उसका आपने बराबर समाधान किया। लेकिन आज चूंकि डॉक्टर्स डे है, थोड़ा सा मैं आपके बारे में जरूर यहाँ जानना चाहूंगा। डॉक्टर विजय दहिया के बारे में अगर मैं पूछूं, क्योंकि एक तो बड़ा चैलेंज ये था, आपने बताया एक तो चिकित्सा अधिकारी उस नाते पूरे जिले की जिम्मेदारी आपके ऊपर थी, लेकिन आपका अपना परिवार, उन सारी चीजों के बीच में एक तारतम्य को बिठाना, या वो एक मैनेजमेंट आप लोग कैसे कर पा रहे थे? लोगों को तो हिदायत ये थी कि आप घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन आप तो एक डॉक्टर हैं, लोगों के साथ जाना, कोविड पेशेंट के संपर्क में आना, फिर आपका परिवार, वो सारी चीजों को आपने कैसे बैलेंस किया? डॉक्टर विजय दहिया ने उसको कैसे बैलेंस किया? मैं चाहूंगा कि थोड़ा इसको बताएं आज।
देखिए, मैं स्वयं भी एक डॉक्टर हूँ। मेरी जो पत्नी है वो भी एक डॉक्टर हैं, वो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जगाधरी में मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं। मेरा बेटा भी डॉक्टर है, वो MD रेडियोलॉजी कर रहा है। मेरी बेटियाँ भी डॉक्टर है, वो इंटर्नशिप कर रही है। तो एक बहुत बड़ा, जैसे मैंने कहा कि चैलेंज है। जब बिटिया के कॉलेज बंद हो गए थे, वो भी हमारे पास घर पे यहाँ यमुनानगर आ गई थी, फाइनल ईयर था उसका समय उसका, तो ये भी लगता था कि क्योंकि सीधे सीधे जब हम मरीजों के संपर्क में आ रहे थे तो एक चैलेंज रहता था कि क्या हम इस बीमारी को उठाकर घर तो नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि सब हर व्यक्ति को डर लगता है। और इसके साथ साथ जो जिन डॉक्टर्स को और जिन परिवारों को, मुझे अभी भी याद है कि हमारा काफ़ी स्टाफ ऐसा था जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, और फिर वो हमें कहते थे कि सर हम घर जाएं, अब कैसा रहेगा। तो किस तरह से उन लोगों के साथ सामंजस्य बिठाना, खुद परिवार के साथ सामंजस्य बिठाना। कई बार ऐसा भी होता था कि पूरा पूरा दिन निकल जाता था, पूरी रात निकल जाती थी उन व्यवस्थाओं को जुटाने में, जिसको लगता था कि ये आवश्यक है। और इसमें रहता था कई बार खाने का और इन चीज़ों का तो कोई, मैं कह ही नहीं सकता कि उस टाइम पे किस तरीके के चलता था। जब समय मिला तो खाना खा लिया। और ये मेरे साथ ही नहीं, लगभग हर डॉक्टर के साथ, और जिनके साथ दोहरी जिम्मेदारी थी, जो एकेडमिक भी थे, एक्टिविटी भी करनी थी, डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप भी था, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट भी थी। तो एक दोहरी जिम्मेदारी थी, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ आज मुझे काफ़ी सुकून मिलता है ये बात कहते हुए कि हम अच्छी तरह से उसका सामंजस्य बिठा पाए, और परिवार के साथ साथ भी और हॉस्पिटल को भी एक व्यवस्थित तरीके से पूरा साल भर चलाए। चलिए, इस बीच हमारे साथ डॉक्टर रजत जैन भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर रजत जैन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक तो डॉक्टर्स डे पर आपको सबसे पहले तो बहुत बधाई। और डॉक्टर रजत जैन जी, मेरा सवाल आपसे यही है, एक डॉक्टर होने के नाते सबसे पहले तो ये बताएं कि कोविड का ये जो पूरा काल रहा, और अभी भी चूंकि चैलेंजेस तो निश्चित तौर पे बरकरार हैं, लेकिन इसको आप कैसे देखते हैं? एक डॉक्टर होने के नाते आपने इस दौरान किन चुनौतियों का सामना किया, कैसे इसको फेस किया, मैं चाहूंगा कि आप बताएं। डॉक्टर रजत जैन जी। सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज हरियाणा का धन्यवाद करना चाहूंगा, और सारे प्रदेश के डॉक्टर, सारे देश के डॉक्टर को शुभकामनाएं देना चाहूंगा डॉक्टर्स डे पर। और जैसे कि हम कोरोना की महामारी से गुजर ही रहे हैं, फर्स्ट वेव और अब जो सेकंड वेव आई है, इसने मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों के सामने भी बड़ी चुनौतियों को जो है पेश किया है। और जो कि सेकंड वेव जो आई थी वो इतनी भयंकर थी कि जो है हर जगह ही सबको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों को पर्सनल लेवल पे और प्रोफेशनल लेवल पे दोनों की तरफ से दिक्कतें आई। जैसे कि अगर हम अपनी बात करें, हमें दिन रात जो है मरीजों के फोन आते थे, किसी को बेड की दिक्कत थी, किसी को ऑक्सीजन की दिक्कत थी, कोई किसी को ट्रीटमेंट से आराम नहीं आ रहा था। ये सब जो है हमने जो है मुश्किलें फेस करी। लेकिन ऐसे बहुत सारे मरीज भी थे जो कि हमारे ट्रीटमेंट से ठीक हुए, और उनके हाँ जी, जो हमारे ट्रीटमेंट से ठीक हुए जी, और जो है हम बहुत सारे मरीज ठीक होकर घर भी गए, लेकिन बहुत सारे मरीज जो है ठीक नहीं भी हो पाए। तो ऐसे में जब हमारा कोई भी डॉक्टर यही चाहता है कि भी उसका मरीज ठीक हो, और जब उसके मरीज के जो है एक्यूरेट रिस्पॉन्स नहीं आता है या फिर जैसा एक्सपेक्टेड होता है वो ठीक नहीं होता है, तो जितना दुख जो है उसके घर वालों को होता है, उतना ही दुख जो है डॉक्टर को भी होता है। बिल्कुल। डॉक्टर रजत जैन जी, चूंकि आपने कहा कि देखिए चैलेंजेस दोनों स्तर पर थे, एक तो पर्सनल भी था और दूसरा प्रोफेशनल भी था, तो मैं शुरुआत में चाहूंगा कि पर्सनली थोड़ा हो, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है। पर्सनली डॉक्टर रजत जैन जी, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था, और कैसे उन सारी स्थितियों से आप लोग निकले, या कैसे उसको फेस किया? और अभी भी चूंकि थर्ड वेव को लेकर के भी प्रेडिक्शंस हैं, तो उसको लेकर के क्या तैयारियां हैं, कैसे पर्सनल लेवल पर या आपने अपने जो जीवन है उसके अंदर कैसे उन सारी चीजों को मैनेज किया? मैं चाहूंगा रजत जैन जी पहले यही बताएं आप। जी, पर्सनल लेवल पे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे घर में जो है बहुत सारे ही एजेड लोग भी थे जिनको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, सब तरह की दिक्कत थी, किसी को हार्ट की दिक्कत भी थी। तो ऐसे केस में मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ही डॉक्टर हैं, हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग जो है एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि हम दिन रात जो है कोविड के पेशेंट्स को ट्रीट करते थे, और इस चीज को हम कभी नहीं कह सकते कि हम घर इन्फेक्शन लेकर नहीं जा पाएंगे। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए मैं, मेरी वाइफ और मेरी बच्ची जो है एक दूसरे घर में हम लोग शिफ्ट हो गए, ताकि हमारे घर वाले इस चीज से बचे रहें। इस तरीके से हमें कुछ मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, बट घर वालों की सेहत को ध्यान रखते हुए हमें पर्सनली ये डिसीजन लेना पड़ा। और एट द एंड ये डिसीजन जो है काफी ठीक जो है साबित हुआ, क्योंकि घर वाले हमारी वजह से कम किसी को और इन्फेक्शन नहीं हुआ। डॉक्टर विजय दहिया जी, मैं आपके पास आता हूं। आप थोड़ा, चूंकि यहाँ पे पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बात हो रही हैं, चूंकि आप तो पूरे जिले के चिकित्सा अधिकारी हैं,
जो प्रायोरिटी सेट होनी है या फिर जो भी तमाम शासन की तरफ से निर्देश हैं उसको एग्जीक्यूट करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर थी। और उस समय जिस समय में ये पूरा हम लोग देख रहे थे कि पीक था, लगातार जो पैनिक सी सिचुएशन थी वो बनी हुई थी, वो तमाम प्रायोरिटी आपने सेट कैसे की? वो जो तमाम एजेंसीज थी उनके साथ कोऑर्डिनेट करना, सारी सहूलियतें उपलब्ध हो जाएं, बेड्स हो जाएं, अस्पतालों के अंदर सुविधाएं मिल जाएं, क्योंकि तमाम तरीके की दिक्कतें आप लोगों ने उस दौरान फेस की होंगी। कैसे मैनेज किया, वो प्रायोरिटी आपने कैसे सेट की? विजय दहिया जी। देखिए, जैसे कि मैं यदि यमुनानगर की बात करूं तो जब हमारा 2020 में संक्रमण शुरू हुआ, पेंडेमिक हमारे लॉकडाउन घोषित हुआ, तो हमारे जिले में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमारे जिले का मेन हॉस्पिटल जो है सिविल हॉस्पिटल, वो डिमोलिश हो चुका था और नए 200 बेड की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कार्य प्रारंभ हो चुका था। तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि हम यदि मरीजों को रखने की व्यवस्था कहाँ बनाएं। तो हमने TSI हॉस्पिटल का विजिट किया और देखा कि वहाँ पे व्यवस्थाएं उस तरीके से नहीं है कि हम वहाँ सेवाएं दे सकें। तो हमने तुरंत 15 दिन के अंदर अंदर एक छोटे से अंतराल में माननीय उपायुक्त महोदय के साथ मैंने विजिट किया और हमने 15 दिन में एक वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ हॉस्पिटल की तैयार की, ताकि हमें अगर जरूरत पड़ती है तो तुरंत हम पेशेंट वहाँ शिफ्ट कर सकें। ये हमारा सौभाग्य रहा कि पहले 2-3 महीने में हमारे पास ज़्यादा पेशेंट नहीं आए और मई जून तक हमारा जिला लगभग कोविड फ्री रहा। लेकिन फिर भी हमने 15 दिन में एक वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ सिविल ESI हॉस्पिटल में कर ली और 50 बेड की वहाँ व्यवस्था कर ली। इसी तरह से लैब की भी व्यवस्था रही। बाकी जो दूसरी जगह पे कई प्राइवेट डॉक्टर के साथ लगातार हमारा संपर्क होता रहा, क्योंकि एक एप्रीहेंशन शुरू में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थी। सरकारी क्षेत्र के डॉक्टर तो चाहे किसी भी वजह से वो बहुत जल्दी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ गए, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोगों को मनाने में समय लगा। धीरे धीरे कुछ पहले ये प्रयास किया गया कि अगर वो अपने हॉस्पिटल को नहीं देते तो कुछ बेड ऑक्यूपाई कर लिए जाएँ जहाँ पे व्यवस्था हो। फिर हमने 2-3 बड़े डॉक्टर 2-3 बड़े हॉस्पिटल के साथ संपर्क किया कि सभी IMA के डॉक्टर वहाँ जाके ड्यूटी कर दें। तो इस तरह से एक सामंजस्य बना और 2-3 बड़े हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़कर आए, जिसमें गाबा हॉस्पिटल रहा, हार्ट केयर सेंटर रहा, 3-4 और हॉस्पिटल इसके साथ जुड़े, ताकि हम कम से कम इतनी व्यवस्था कर लें कि हमारे जिले में आवश्यकता पड़ने पर हम 150 जो इंटेंसिव केयर के बेड्स हैं वो उनकी व्यवस्थित कर सके। ये चैलेंज जब दूसरी वेव आई जून के महीने में, मई 2021 में, उसमें अवस्था और खराब हो गई, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की सप्लाई का भी एक बहुत बड़ा इशू आया और पेशेंट की जो तादाद थी वो 2020 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा थी। उसमें फिर पूरा प्रशासन लगा। डॉक्टर विजय दहिया जी, इस बीच मैं आपको रोक रहा हूं, चूंकि डॉक्टर्स डे विजय दहिया जी हैं जो कि CMO हैं यमुनानगर के, और डॉक्टर रजत जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, DM कार्डियोलॉजिस्ट हैं, केयर पार्टनर यमुनानगर से। डॉक्टर रजत जैन जी, मैं आपके पास भी आ जाता हूं, क्योंकि विजय जी से भी मैंने यही सवाल पूछा, उन्होंने भी पर्सनली बताया और प्रोफेशनली भी उन्होंने बताया, चूंकि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूरे जिले की थी। प्रोफेशनल तौर पर अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर रजत जैन जी, तो क्या बड़ा चैलेंज था और कैसे उन स्थितियों के अंदर आप लोगों ने उन सारी चीजों को मैनेज किया? डॉक्टर रजत जैन जी। सबसे बड़ा प्रोफेशनल चैलेंज जो हमारे पास कोविड के पेशेंट को ट्रीट करने में आया था वो था कि कोविड के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा थे और उसके हिसाब से सुविधाएं उतनी जल्दी हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। बट उन सबको फेस करते हुए हमने मरीजों को जो भी बेस्ट गाइडलाइंस के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया गया और जो मरीज ICU के थे, जैसे जैसे वो ठीक होते गए उन्हें वार्ड में शिफ्ट करते गए, जो घर जाने के लायक थे उन्हें जल्दी से जल्दी घर भेज दिया गया और उसी हिसाब से नए पेशेंट्स जो डेली के डेली आते थे उनके लिए बेड्स क्रिएट करे गए और उनको भी उसी तरह की ICU और वार्ड की सुविधाएं दी गई, ताकि वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हों और नए पेशेंट्स के लिए उतनी सुविधाएं बन सकें। उसके साथ ही जो अवेलेबल सर्विसेज थी या जो रूम्स थे, कुछ रूम्स को ICU में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि पहले फंक्शनल नहीं थे उनको फंक्शनल किया गया, जल्दी से जल्दी सारे की सारी ICU फैसिलिटीज, वेंटिलेटर सब अवेलेबल कराए गए, ताकि जो भी बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है और मैक्सिमम पेशेंट्स को जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है वो दिया जा सके। डॉक्टर विजय दहिया जी, चूंकि चुनौतियां लगातार अभी भी बरकरार हैं और थर्ड वेव के प्रेडिक्शंस लगातार हो रहे हैं, अब जैसे ही हम लोग बैक टू नॉर्मल की ओर बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं हम लोग भी जब बाहर निकल रहे हैं तो कुछ लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं और इसलिए भी ये खतरा अभी लगातार बरकरार है। यमुनानगर के CMO होने के नाते वहां पर इस समय मौजूदा स्थिति क्या है और खासतौर से अगर थर्ड वेव को मैं इसके साथ जोड़ूं तो तैयारियां किस स्तर पर आप लोगों ने अभी से कर रखी हैं और जो पिछला एक्सपीरियंस रहा है उससे कितना आप लोगों ने सीखा है, उसको एग्जाम्पल बनाते हुए आगे किस तरीके से आप लोग बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अगर इस विषय को आप बता पाएं। देखिए, सबसे पहले तो इस समय जो स्थिति है आज की डेट में हमारे पास जिले में कुल 47 एक्टिव केसेस हैं, जिनमें से 27 हमारे होम आइसोलेशन में हैं
और बाकी केसेस हॉस्पिटलाइज हैं और कोई क्रिटिकल कंडीशन में ज़्यादा कोई पेशेंट नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा था कि हमने 2000 पेशेंट को इंडोर, जिनको हम ऑक्सीजन बेड्स पे व्यवस्थित कर सके, तो 2000 बेड्स की हमने व्यवस्था की थी। आज हमने धीरे धीरे उसको, जो सरकारी क्षेत्र के लगभग सारे हॉस्पिटल्स को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है और सिर्फ एक ESI का हॉस्पिटल चल रहा है। लेकिन आने वाले तैयारी की जहाँ तक बात है, उसमें हमने सभी अपने CHC हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, उनको पीडियाट्रिक पेशेंट के लिए प्राइमरी केयर सेंटर के रूप में परिवर्तित कर दिया है। वहाँ हमने हर CHC के ऊपर 20 ऐसे बेड की व्यवस्था रखी है जहाँ पर हम सिर्फ पीडियाट्रिक्स के सिक पेशेंट को रख सकते हैं। इसी तरह से हमने ESI हॉस्पिटल में 25 बेड की ICU, पीडियाट्रिक ICU, सिविल हॉस्पिटल यमुनानगर में 20 बेड का पीडियाट्रिक ICU। इसी तरह से जगाधरी में, क्योंकि उस समय कोविड के भी पेशेंट आएंगे और नॉन कोविड भी पेशेंट आएंगे, तो नॉन कोविड पेशेंट के लिए एक ICU हमने सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जगाधरी में तैयार रखा है। इसी तरह से हमने जितने भी हमारे न्यू बॉर्न केयर के दोनों जगह सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लगभग 20-20 बेड की व्यवस्था न्यू बॉर्न केयर के बच्चों के लिए, सिक बेबीज़ के लिए, कोविड की यमुनानगर में और नॉन कोविड पेशेंट्स की बच्चों की व्यवस्था जगाधरी में रखी है। और 16 हॉस्पिटल प्राइवेट हमारे क्षेत्र के हैं यमुनानगर में, जिनके साथ हमने लेजर बनाया हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर उनमें कहीं पे भी हम जो है हॉस्पिटल में बेड पेशेंट एडमिट करेंगे। तो खास तौर पे पीडियाट्रिक पेशेंट को देखते हुए ये तैयारी की गई है। और लगभग 2000 पेशेंट की व्यवस्था जिस तरह से हमने पहले की थी, एक दिन में हमारे यमुनानगर में 2000 बेड पेशेंट एडमिटेड थे जो ऑक्सीजन सप्लाई पर थे, तो वो व्यवस्था हमारे पास है। उसमें हमारी एडिशनल हमने 500 बेड की व्यवस्था और की हुई है। जो हमारा तेजली स्टेडियम है, वहाँ पे आवश्यकता पड़ने पर हम 500 बेड एडिशनल लगा सकते हैं। तो ये सारी तैयारी हमने की है। और अगर कोई इस तरीके की अनफॉर्चुनेट कंडीशन में कोई वेव आती है, तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन तैयार है। हम 2 बार इस समस्या से जूझ चुके हैं और अब काफी हमारा हौसला बुलंद है। नहीं विजय जी, देखिए सब उम्मीद यही कर रहे हैं और हम सब लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम थर्ड वेव ना आए तो बेहतर है। लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को जितना जल्दी फॉलो करेंगे उतना ही बेहतर होगा। लेकिन खासतौर से चूंकि थर्ड वेव को लेकर के और बच्चे इसकी जद में ज्यादा आएंगे, इस तरीके की बातें अब साइंटिस्ट या डॉक्टर्स की तरफ से कही जा रही हैं, तो सवाल मेरा इसके साथ जुड़ा हुआ ये भी है कि जो बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर हैं या जो पीडियाट्रिक हैं, क्या वो पूरे तरीके से आप लोगों के अलर्ट हैं या उनकी तैयारियां उस तरीके की या उस स्तर पर मुकम्मल हैं? उनकी संख्या उतनी है कि अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो उनको केयर मिल सके? क्या इस स्तर पर आप लोग तैयारियां कर सकें? अभी कैसे इसको और बता सकते हैं आप, विजय जी? देखिए, जहाँ तक जिले की बात है तो कुल हमारे पास यमुनानगर में 3 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। मैं खुद भी एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, तो अगर मुझे बीच में शामिल कर लिया जाए तो हम 4 लोग हैं जो पीडियाट्रिक्स के स्पेशलिस्ट हैं। इसके साथ साथ हमने SNCU में दोनों जगह, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 3-3 मेडिकल ऑफिसर अलग से न्यूबॉर्न केयर के लिए नियुक्त किए हुए हैं, जो लगातार काफ़ी समय से पीडियाट्रिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी सरकार ने एक नियमावली जारी की है जिसके अनुसार हर जिले से कुछ डॉक्टर्स को ट्रेनिंग कराई जा रही है, PGI, MS और कई इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। तो हमारी यमुनानगर की ट्रेनिंग जो है वो रोहतक मेडिकल कॉलेज से चल रही है। यहाँ हमने 2 पीडियाट्रिशियन को, 2 मेडिकल ऑफिसर को, 1 एनेस्थेटिस्ट को और 2 स्टाफ नर्सेज को ट्रेनिंग दिलाई है। ये हमारे मास्टर ट्रेनर का काम करेंगे और इसके बाद वो आगे कड़ी में दूसरे डॉक्टर्स को भी तैयार करेंगे, क्योंकि बच्चों की मैनेजमेंट में और बड़ों की मैनेजमेंट में काफ़ी फर्क होता है। तो उस तरीके का एक डॉक्टर का जो ग्रुप है वो तैयार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बात सही है कि जितनी मात्रा में हमें, जितनी क्वांटिटी में हमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए, पीडियाट्रिक्स चाहिए, उतने ही किसी भी जिले में भी नहीं है। लेकिन जो भी सुविधाएं उपलब्ध है उससे हम कैसे बेहतर सुविधाएं अपने मरीजों को, खासतौर पर पीडियाट्रिक पेशेंट्स को दे सकें, इसका प्रयास जारी है। और हमने लेन किया हुआ जितने भी हमारे IAP के मेंबर हैं, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स में, जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उन डॉक्टर के साथ भी हम सीधे संपर्क में हैं। आवश्यकता पड़ने पर उनकी सेवाएं भी डॉक्टर के सामंजस्य के साथ सरकारी क्षेत्र के साथ साथ दी जाएंगी। और हमें उम्मीद है कि ऐसी अवस्था में हम जिस तरीके से हम पहली और दूसरी वेव से बाहर निकले हैं, वो कंडीशन में तीसरी वेव आती है तो बहुत सफलता के साथ हम उससे भी बाहर निकल सकते हैं। डॉक्टर रजत जैन जी, कोरोना काल में हम लोगों ने देखा खासतौर से कोविड पेशेंट फिजिकली तो उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी वो थी ही, लेकिन उससे ज्यादा वो लोग मेंटली या साइकोलॉजिकल बड़ा परेशान हो रहे थे। उनका स्ट्रेस तो आप लोग कम कर दे रहे थे या उनको जो ट्रीटमेंट चाहिए वो आप लोग प्रोवाइड कर दे रहे थे, लेकिन अपना स्ट्रेस आप लोगों ने कैसे कम किया? क्योंकि चैलेंजेस भी थे, प्रेशर भी था और जो तमाम परिस्थितियां बन रही थी उसको तो सबसे पहले आप लोग ही फेस कर रहे थे। एक डॉक्टर्स होने के नाते आप क्या बता सकते हैं और कैसे उस स्ट्रेस को आपने कम किया? जब भी कोविड की अभी सेकेंड वेव आई थी तो ऑफ कोर्स सभी लोगों पे बहुत ज्यादा प्रेशर था, ऊपर से लेकर नीचे तक सारे हॉस्पिटल सिस्टम पे बहुत ही ज्यादा मेंटल और फिजिकल प्रेशर दोनों ही था। बट एक चीज हमेशा हम डॉक्टर्स हमेशा ही याद रखते हैं कि हर बुरे समय के बाद एक अच्छा समय हमेशा ही आता है।
फर्स्ट वेव जब आई थी तब भी ऐसा लग रहा था कि कैसे जाएगी, उसके बाद भी वो कम हुई, लोगों ने और मेडिकल सिस्टम ने और उसका अच्छे से सामना किया और वो खत्म हुई। सिमिलरली जैसे ही सेकंड वेव आई थी तो पर्सनली मैंने तो यही सोचा था कि जैसे आई है वैसे ही इसके बाद एक पॉजिटिव टाइम भी आएगा और हम इसके ऊपर जा पाएंगे। जैसे जैसे इम्यूनाइजेशन बढ़ता गया वैसे वैसे लोग जो है प्रिकॉशन लेते गए, लॉकडाउन लगा, उसी के हिसाब से केसेस आने कम हुए और इस समय हम पहले से बहुत बेटर सिचुएशन में हैं और मेंटली और फिजिकली हम आगे आने वाली वेव अगर आती है तो उसके लिए शायद बेटर इक्विप्ड हैं। डॉक्टर विजय दहिया जी, पूरे जिले की जिम्मेदारी को निभाते हुए जो स्ट्रेस है उसको आप लोगों ने कैसे कम किया? खासतौर से डॉक्टर विजय दहिया ने इसके लिए क्या किया, मैं ये थोड़ा जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, ये सही है कि एक दबाव रहा, मानसिक दबाव भी रहा, वर्क प्रेशर भी रहा। मैं स्पेशल खास तौर पे जो हमारे जिले की प्रशासन है उसमें हमारे उस समय के उपायुक्त श्री मुकुल कुमार जी और जो प्रेजेंट हमारे उपायुक्त हैं श्री गिरीश अरोड़ा जी, इनका विशेष तौर पे धन्यवाद करना चाहूँगा कि किसी भी अवस्था में जहाँ हमें हॉस्पिटल से बाहर की किसी भी सपोर्ट एक सिर्फ मेरे टेलीफोन कॉल पर हमें वो उपलब्ध हो जाती थी, चाहे वो एम्बुलेंसेज की व्यवस्था हो, चाहे हमें किसी स्पेस को क्रिएट करना हो, जैसे हमने तेजवी स्टेडियम है उसको क्रिएट किया, एज ए मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाया, या हमें खास तौर पे गाड़ियों की आवश्यकता पड़ती थी, या गाँव में सर्वे के लिए हमें लोगों को सैंपलिंग के लिए हमें या पुलिस की आवश्यकता पड़ती थी, उसके लिए हमारे जो पुलिस अधीक्षक हैं इतना सही संपर्क बना रहा और आवश्यकता पड़ने पर सिर्फ एक फोन कॉल पर हमें मदद मिलती रही और हर जो कार्य है वो एक टीम वर्क की तरह किया गया, तो इससे हमें काफी सपोर्ट मिला। ये सही है कि 24 घंटे दबाव रहता था और उसके बाद जब ये चलिए, और मुझे लगता है कि शायद जो बात आप बता रहे हैं उसी वजह से आप लोग इन सारी स्थितियों से निपट भी पाए हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने समय निकाला, आज डॉक्टर्स डे पर हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभवों को भी साझा किया और बताया भी कि किस तरीके से इन तमाम चैलेंजेस को फेस करते हुए आज इस स्थिति में हम लोग पहुंचे हैं। तो इंडिया न्यूज पर लगातार ई अधिवेशन डॉक्टर्स डे स्पेशल जारी है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस आते हैं।